हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था अपने विश्व के मानचित्र के बारे में, और हमने जो सिलसिला प्रारंभ किया था कि हम लोग हर एक दिन एक एक महाद्वीपों को डिस्कस करेंगे और वहां से कुछ जो तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हमने उसको जो है डिस्कस करने का प्रयत्न किया था। हालांकि कल जो हम लोगों ने देखा था, कल हमने कुछ ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं देखी थी। उसमें से अधिकांशतः चीजें जो होती हैं वो आप सभी लोगों को पता होती होंगी, लेकिन एक ओवरव्यू हमने कल जो है विश्व के मानचित्र को लेकर दिया था। और आज जो है हम लोग पहुंचे हैं अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और आज हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर हमने सब कुछ लिख दिया है, केवल समझाना बाकी है। कुछ एडिशनल जो तथ्य होते हैं उसको भी मैं जो है डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के सामने। यहां से आप सभी को लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन अवश्य आ जाता है, और आज के बाद ये देखने के बाद आप सभी लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा उत्तर अमेरिका को लेकर कि हाँ, अक्सर यहाँ से जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग देखते हैं और पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात आती है उत्तरी अमेरिका की, तो आप सभी लोगों को पता होगा उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है एकदम उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा इक्वेटर है, ये हमारे किन तीन देशों से गुजरता है। पहला हमारा एशिया हो गया। एशिया से कहां से गुजरता है? तो एशिया से हमारे जो है इंडोनेशिया से, उसके बाद मालदीव हो गया, पापुआ न्यू गिनी, और यहां से लेकर अफ्रीका में, फिर उसके बाद ब्राजील से होकर दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। और उसके ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्दर्न, मतलब उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो बेसिकली ये जो हमारा उत्तर अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका हमारे उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर बात आती है इस उत्तरी अमेरिका की बच्चों, तो इस उत्तरी अमेरिका की हम लोग देखेंगे नामकरण का, इसका नाम कैसे पड़ा, और ये कुछ एक ऐसे तथ्य जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस उत्तर अमेरिका की खोज। बच्चों, इस उत्तर अमेरिका की जो खोज है 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति थे कोलंबस के द्वारा इस उत्तर अमेरिका की खोज की गई थी। कब? तो 1492 में, यानी कि 1492 में इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका की खोज तो कोलंबस के द्वारा। कोलंबस के द्वारा इस अमेरिका की खोज की गई थी। क्यों की गई थी? आप सभी लोगों को पता होगा जो कोलंबस थे, कोलंबस एक यूरोपीय व्यक्ति था। कहां का व्यक्ति था? यूरोपीय व्यक्ति था। और इस अमेरिका की खोज 1498 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। और कोलंबस जब इस अमेरिका की खोज की थी, जब कोलंबस ने, तो उसने सबसे पहले कहां पर आया था? बच्चों, कोलंबस ने इस सबसे पहले इधर इस वाले प्रांत में आया हो, और यहाँ पर उसने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर निवास करते हैं और जो एकदम डिफरेंट प्रजाति के हैं, एकदम अलग प्रजाति के हैं। और इसीलिए बच्चों इस कोलंबस के द्वारा इस देश को, यानी कि इस देश को नाम क्या दिया गया? वेस्ट इंडीज। क्योंकि ये खोज ही किसकी करने निकला था? तो हमारे इंडिया की खोज के लिए निकला था। और इसीलिए क्योंकि ये इंडिया, ये जो वेस्ट इंडिया है, वो इंडिया के वेस्ट में, ये जो पार्ट है, ये देश है इंडिया के वेस्ट में बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? वेस्ट इंडीज। और ये जो छोटे छोटे देश हैं, इन्हीं को हम वर्तमान में वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। और इसी को, इस अमेरिका महाद्वीप को ही हमारे पूरे विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस महाद्वीप की खोज 1492 में, यानी कि बहुत अभी जल्दी, यानी कि बहुत नया महाद्वीप इसे माना जाता है। यानी कि ये अमेरिका महाद्वीप है सबसे नया महाद्वीप, यानी कि हर एक महाद्वीपों में सबसे नया महाद्वीप इसी अमेरिका महाद्वीप को माना जाता है। इसलिए हम इसे विश्व की नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बात है इसके नामकरण की, तो इसका नाम अमेरिका पड़ा कैसे? तो आप लोगों को पता होगा कि इस अमेरिका महाद्वीप के बच्चों, इस अमेरिका महाद्वीप के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर ही इस अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा। इस अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, यानी कि इसी अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर ही इस देश का नाम अमेरिका, या इस महाद्वीप का नाम जो है अमेरिका रखा गया। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो हम लोग देखेंगे इस अमेरिका में कितने देश हैं। तो इस अमेरिका में मुख्यतः, यानी कि अगर हम लोग देखें टोटल महाद्वीपीय देश और मुख्य भूमि से सटे जितने भी देश हैं
उन सभी देशों को अगर हम लोग मिला लें तो पूरे उत्तर अमेरिका में कुल मिला मिलाकर 23 देश हैं। कितने देश हैं? 23 देश हैं। लेकिन जो मुख्य देश है इस अमेरिका का, जो मुख्य देश है, केवल और केवल 3 मुख्य देश हैं इस अमेरिका के। हालांकि देश तो 23 हैं, लेकिन इस अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में मुख्य 3 देश हैं। पहला हमारा यह है कनाडा, दूसरा हमारा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा हमारा यह है मैक्सिको। ये 3 मुख्य देश हैं इस उत्तर अमेरिका में। और उत्तर अमेरिका की एक मुख्य विशेषता यह भी है, इस पूरे उत्तर अमेरिका में आप सभी लोग देख रहे होंगे चारों तरफ तो समुद्र ही समुद्र है, चारों तरफ समुद्र है। लेकिन इस उत्तर अमेरिका में एक भी ऐसा देश नहीं है, एक भी ऐसा देश नहीं है जो केवल और केवल लैंड लॉक्ड हो। मतलब लैंड लॉक्ड का मतलब हमने कल ही बताया था कि ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो। यानी कि अमेरिका में जितने भी देश हैं, यानी कि 23 देश हैं, उन 23 देशों की सीमाएं कहीं ना कहीं से जाकर तटों से मिलती हैं। तो इसीलिए इस अमेरिका में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। यानी कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी देश लैंड लॉक्ड नहीं है, यानी स्थल रुद्ध कोई भी देश इस उत्तर अमेरिका में नहीं पाया था। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें इससे अगले पॉइंट की, तो इस अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ये अभी हमने बताया मुख्य जो 3 देश होते हैं इस उत्तर अमेरिका के, पहला हमारा कनाडा होता है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, तीसरा जो है मैक्सिको होता है। अगर हम लोग बात करें ये जो छोटे छोटे ये जो द्वीप है बच्चों, ये यहाँ पर कुल मिलाकर 7 देश हैं इस छोटे से इलाके में। ये जो छोटा सा पार्ट आप लोग देख रहे हैं, पनामा जलसंधि से लेकर के इसके ऊपर मैक्सिको की सीमा तक, इसमें कुल मिलाकर छोटे छोटे 7 देश हैं। और इसमें अगर मैक्सिको को भी हम शामिल कर लें, इन 7 देशों के साथ अगर हम लोग मैक्सिको को भी शामिल कर लें, तो ये 8 देश मिलकर जो क्या कहलाते हैं, तो मध्य अमेरिका। इन्हें संयुक्त रूप से मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो 7 और 8 यानी कि 7 ये और 1 मैक्सिको को अगर हम लोग मिला दें तो संयुक्त रूप से मध्य अमेरिका के नाम से इसी 7-8 देशों को जाना जाता है। अब अगर हम लोग बात करें ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की, तो बच्चों हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है द्वीपीय देश हैं, कौन कौन से जो है द्वीप हैं, कौन कौन सी खाड़ी हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस अमेरिका महाद्वीप में कुछ द्वीपीय देश भी हैं। तो वो कौन कौन से द्वीपीय देश हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हमने ये द्वीप बना रखा है, ये कुछ द्वीपीय देश बना रखे हैं। इधर कोई द्वीप है, इधर कोई द्वीप है, तो चारों तरफ कोई ना कोई जो है द्वीप इसमें देखने को मिल जाता है। उन्हीं को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं द्वीपीय देश हमारा क्या है, तो एक हमारा बरमूडा है, दूसरा हमारा क्या है, तो ये हमारा प्यूटोरिका है, और तीसरा हमारा क्या है, हयाती है, डोमिनिस्म है, उसके बाद क्यूबा है, जमैका है, और ये हमारा जो है इधर हमारा जो ग्रीनलैंड है, इधर हमारा बेफिन द्वीप है। तो ये कुछ प्रमुख द्वीप हमारे इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। हालांकि ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। लेकिन इस पर अधिकार किसी भी अमेरिका का नहीं है, केवल और केवल इस पर राजनीतिक जो अधिकार है डेनमार्क का है, जो कि एक यूरोपीय देश है। यानी कि एक यूरोपीय देश डेनमार्क का जो है अधिकार इस पर बताया गया है, यानी कि इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का है। अगर हम लोग बात करें इसमें खाड़ियों की, तो इस उत्तरी अमेरिका में कुछ 2 या 3 प्रमुख खाड़ियां हैं, उनको हम लोग देखते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये एक तो हमारा देख रहे होंगे, ये हमारी खाड़ी कौन सी है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी। यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, तो मैक्सिको की खाड़ी है। और अगर हम लोग देखें तो इसी के नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पनामा, और यहां पर हमारा क्या है, गल्फ ऑफ पनामा, यानी कि पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी, इधर हमारी पनामा की खाड़ी है। और अगर हम लोग देखें तो ये हमारी मैक्सिको की खाड़ी होगी। और अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाए देखें तो ये आप लोग एक पॉइंट देख रहे होंगे, ये क्या है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और अगर हम लोग बात करें अगली खाड़ी की, तो उसी के जस्ट ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेफिन की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बेफिन। ये क्या है, तो बे ऑफ बेफिन अर्थात बेफिन की खाड़ी है। हालांकि जब हम लोग लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, तो एक एक करके मिटाते जाएंगे, नहीं तो बच्चों इसमें बहुत ज्यादा घोष हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी।
तो ये हमारा क्या है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये हमारी बेफिन की खाड़ी हो जाएगी। और अभी यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं हम उसको भी जो है डिस्कस करेंगे। और इधर हम लोग आएंगे तो बे ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो ये 3 से 4 प्रमुख खाड़ियां जो है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो अब खाड़ियों की बात हमने कर ली, अब तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस उत्तरी अमेरिका में कुछ प्रमुख जल संधियां हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जल संधि होता क्या है। तो जल संधि बच्चों वह भाग होता है जल संधि जो किसी भी महाद्वीप यानी 2 महाद्वीपों को अलग करता है और किसी ना किसी 2 सागरों या महासागरों को जोड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है। सिंपल भाषा में हम लोग देखें तो जल संधि वह भाग होता है या वह स्थान होता है या वह जलधारा होती है जो किसी न किसी प्रकार से 2 महाद्वीपों को अलग करती है या 2 देशों को अलग करती है या किसी भी 2 भूखंडों को अलग करती है और किसी न किसी तरह से 2 जलधाराओं को जो है जोड़ती है, 2 सागरों महासागरों को जोड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है, जल संधि कहलाती है। तो इस उत्तर अमेरिका में किसी न किसी प्रकार से कुछ प्रमुख 7 से 8 जल संधि हम आप लोगों को बताएंगे और जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा सबसे नीचे से हम उठाएंगे, सबसे नीचे अभी हमने बताया यहाँ पर हमारी क्या है, बे ऑफ पनामा या गल्फ ऑफ पनामा, जो हमारी है पनामा की खाड़ी। क्या बच्चों, अभी हमने बताया पनामा की खाड़ी है और यहीं पर एक नहर का निर्माण किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं पनामा नहर। क्या कहते हैं, पनामा नहर। और ये जो पनामा नहर है ये इसी को हम लोग पनामा जल संधि के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, पनामा नहर या पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। और ये जो पनामा जल संधि है किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, आप लोग देख ही रहेंगे। ये जो पनामा जल संधि है, पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। तो हम लोग पहला लिखेंगे, पहला हमारा होगा पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। तो ये किन 2 महासागरों को जोड़ती है या किन 2 भूखंडों को अलग करती है। तो पहला हमारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पहला नॉर्थ अमेरिका और दूसरा साउथ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है और ये हमारा क्या है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है और ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन है। बच्चों ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो ये क्या होगा, ये तो हमारे 2 भूखंड हो गए और इसके नीचे हमारा क्या होगा, भूमध्य सागर, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, तो पनामा जल संधि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग उसके बाद ऊपर चले जाए एकदम, तो ये हमारा क्या है, बे ऑफ हडसन। यहां पर हमने बताया था हडसन की खाड़ी और यहीं पर एक जल संधि पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डेविस जल संधि। क्या है, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है डेविस जल संधि। यहां से हम लोग समझेंगे कि डेविस जल संधि किन 2 भूखंडों को अलग करती है। तो ये हमारा क्या है, यहां पर हमारी डेविस जल संधि पाई जाती है, यहां पर डेविस जल संधि पाई जाती है। और डेविस जल संधि आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 भूखंड क्या है, तो एक हमारा ग्रीनलैंड है, दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा है कनाडा। यानी कि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है और किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है या किन 2 महासागरों को जोड़ता है। तो एक हमारा होगा लेब्राडोर सागर, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, लेब्राडोर सागर। और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है, बे ऑफ बेफिन, यानी कि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है क्या, डेविस जल संधि। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन हम बन जाते हैं बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला, डेविस जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो डेविस जल संधि से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। पहला होगा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। ये हमारी डेविस जल संधि है। तो एक तो हमारा लेब्राडोर सागर हो गया और दूसरा हमारा होगा बेफिन की खाड़ी। तो लेब्राडोर सागर से बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है, पहला पॉइंट हो गया। लेब्राडोर सागर से बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है, या फिर हम लोग कहते हैं ग्रीनलैंड को कनाडा से जोड़ता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से। पहला पॉइंट हो गया हमारा
दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरा हम लोग देखेंगे तो एक हमारी क्या है, हडसन की खाड़ी। दोस्तों इसे ही हम लोग हडसन जल संधि के नाम से भी जानते हैं। इसे डेविस जल संधि को ही हम लोग कहेंगे हडसन जल संधि। और ये जो हडसन जल संधि है, ये हडसन जल संधि यहीं पर होगी, हडसन जल संधि। और हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, तो ये हमारी हडसन की खाड़ी है और ये हमारा लेब्राडोर सागर है। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से भी जोड़ता है। किसको, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। यही लेब्राडोर सागर के स्थान पर हम लोग कह देंगे अटलांटिक महासागर, तो भी बच्चों वही बात होगी, क्योंकि ये जो लेब्राडोर सागर है हमारे अटलांटिक ओशियन में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर यहाँ पर लेब्राडोर सागर के स्थान पर अटलांटिक आ जाए तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा होगा अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक होगा अगावा प्रायद्वीप और बेफिन। चौथा पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे तो ये हमारा जो डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि अगावा प्रायद्वीप और बेफिन द्वीप को जो है जोड़ता है। यानी कि अगावा प्रायद्वीप और हमारा क्या हो जाएगा, बेफिन द्वीप। ये हमारे 4 से 5 जो है पॉइंट हो गए हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगर आ जाए डेविस जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, किन दो भूखंडों को अलग करती है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा को। अगर वो आ जाए किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और बे ऑफ बेफिन को जोड़ती है। या फिर अगर ऊपर हमारा ये क्या है आर्कटिक है, तो आर्कटिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। या फिर आ जाए तो अगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से जोड़ता है। या फिर हडसन बे ऑफ हडसन को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। ये 4 पॉइंट डेविस जल संधि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला ये जो हमारा देखेंगे छोटे छोटे 4 से 5 देश हैं, इन देशों के मध्य भी जो है जल संधियां स्थित है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारा पहला क्या होगा, पहला आप लोग देखेंगे इसमें तो ये हमारा क्या है, क्यूबा है। और दूसरा हमारा क्या है, हयाती है। बच्चों क्या है, क्यूबा और हयाती। और अगर हम लोग बात करें तो इस क्यूबा और हयाती के मध्य क्या है, तो विंडवर्ड पास क्या है, इन दोनों यानी कि क्यूबा और हयाती, इस क्यूबा और हयाती के मध्य कौन सी जल संधि है, तो विंडवर्ड पास। यहां पर एक दर्रा है, यही जो दर्रा है इन दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। हालांकि ये कोई दर्रा नहीं है, लेकिन इसका नाम एक हवा यानी कि एक विंड के नाम पर रखा गया है, विंड वर्ल्ड पास। विंड वर्ल्ड पास जो है जल संधि किसके मध्य है, तो क्यूबा और हयाती के मध्य क्या है, विंड वर्ल्ड पास। और अगर हम लोग बात करें अगला, तो अगला हमारा क्या होगा, फ्लोरिडा चैनल। फ्लोरिडा चैनल किन किन के मध्य है, तो ये जो क्यूबा देख रहे होंगे आप, क्यूबा और फ्लोरिडा के मध्य यहां पर हमारा क्या है, तो फ्लोरिडा चैनल क्या है, क्यूबा और फ्लोरिडा के मध्य फ्लोरिडा चैनल क्या है, फ्लोरिडा चैनल। और अगला हमारा क्या होगा, तो अगला तीसरे नंबर का हमारा इसमें क्या होगा, तो तीसरे नंबर का हमारा होगा मोना पास। बच्चों क्या है, मोना पास। और ये जो मोना पास है वो किन दो देशों के मध्य है, तो एक हमारा देखेंगे देश प्यूर्टोरिका है और दूसरा हमारा डोमिनियन है। तो मोना पास प्यूर्टोरिका और मोना, प्यूर्टोरिका और डोमिनियन इन दोनों के मध्य क्या है, तो मोना पास है। क्या है बच्चों, मोना पास। और एक हमारा देश देख रहे होंगे यहां पर इस मध्य अमेरिका का एक भाग है युकांटन और क्यूबा के मध्य एक चैनल है, जिसे हम लोग कहते हैं युकांटन चैनल। और हमारा जो है युकांटन चैनल युकांटन देश और क्यूबा के मध्य है, यानी कि क्यूबा और युकांटन के मध्य कौन सा चैनल है, तो युकांटन चैनल है। ये जो 4 जल संधियां हैं, 4 चैनल है, वो हमारे इन छोटे छोटे देशों के अंतर्गत आती हैं। यहां से एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये जो हमारा विंड वर्ल्ड पास है, विंड वर्ल्ड पास हमारा ये क्यूबा है, क्यूबा और ये हमारा हयाती है, यानी कि ये क्यूबा है, ये हयाती है। ये बीच में
यहाँ पर हमारा क्या है, विंडवर्ड पास है, और विंडवर्ड पास किन दो देशों को जोड़ता है, अलग करता है, तो क्यूबा और हैती, क्यूबा और हैती को विंडवर्ड पास अलग करता है। अगर हम लोग बात करें तो हमारा युगांडन चैनल, युगांडन चैनल यहाँ पर है, युगांडन चैनल जो युगांडन देश और क्यूबा को अलग करता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा क्या होगा, मोना पास, मोना पास हमारा यह प्यूटोरिका देश, प्यूटोरिका और डोमिनिज्म, प्यूटोरिका और डोमिनिज्म को अलग करता है, अर्थात मोना पास यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम लोग बात करें फ्लोरिडा चैनल की, तो फ्लोरिडा चैनल हमारा यहाँ पर है, और ये फ्लोरिडा और क्यूबा देश को जो है जोड़ता है या अलग करता है। ये 4 चैनल हैं। और अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा जो जल संधि है, अगली हमारे कुछ यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेरिंग सी है हमारा, ये क्या है, इधर हमारा बेरिंग सागर है, ये हमारा क्या है, बेरिंग सागर है, और ऊपर हमारा क्या है, चुक्की सागर है, अर्थात ये हमारा ये ऊपर का हमारा क्या है, आर्कटिक सागर है, यानी कि आर्कटिक ओशियन है, और नीचे हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत हमारा आएगा बेरिंग सागर, या फिर हमारा आ जाएगा चुक्की सागर। ये चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट नंबर का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो नेक्स्ट नंबर में हमारा होगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। और ये जो बेरिंग जल संधि है किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो एक तो हमारा हो जाएगा, इधर हमारा ये अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप, एशिया, ये साइबेरिया जो है बच्चों, साइबेरिया हमारे रूस का भाग है, और रशिया, यानी कि ये ग्लोबिक वर्ल्ड, ये ग्लोबिक मैप है। और अगर हम लोग देखेंगे तो इधर हमारा एशिया आता है, और इधर भी हमारा जो है एशिया आ गया है, क्योंकि ग्लोब गोला है, इसलिए ये जो साइबेरिया भाग है ये हमारे एशिया का भाग है। और इसीलिए ये जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि साइबेरिया को अलास्का से अलग करता है। एक तो हमारा पॉइंट ये जाएगा कि साइबेरिया को अलास्का से, और अगर साइबेरिया है तो हमारा ये आ जाएगा एशिया, एशिया महाद्वीप को आ जाएगा हमारा अमेरिका से अलग करता है। और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, तो इधर हमारा है बेरिंग जल सागर, यानी कि बेरिंग सागर, ऊपर हमारा चुक्की सागर है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ता है। और नेक्स्ट नंबर का हमारा आ जाएगा प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से, यानी कि आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। यानी कि यहां से भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बेरिंग जल संधि पहला तो हमारा साइबेरिया है, सीधा सीधा जो भूखंड है साइबेरिया का, और अलास्का को जोड़ता है, साइबेरिया को अलास्का से जोड़ता है बेरिंग जल संधि, और साइबेरिया एशिया का भाग है और अलास्का अमेरिका का भाग है, इसलिए ये हमारा बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से भी जोड़ता है या अलग करता है। अगर हम लोग बात करें अगला पॉइंट, तो बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ता है, यानी कि हमारा हो जाएगा बेरिंग सागर, ये हमारा हो जाएगा चुक्की सागर, और बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ता है। अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा कि बेरिंग सागर जो है प्रशांत महासागर में है, और चुक्की सागर जो है आर्कटिक महासागर में है, इसलिए प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। यहां से भी 4 पॉइंट जो है बन जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जल संधियों से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 7 जल संधि पढ़ाई है। पहली ये हमारा बेरिंग जल संधि, दूसरी हडसन जल संधि या डेविस जल संधि, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पर हमने ये सब डिस्कस किया। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब अगला हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला हमारा क्या है, झीलों के बारे में, यानी कि झीलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें ग्रेट लेक्स के बारे में, और इसी में बच्चों इसी में हम लोग समझा देंगे आप लोगों को कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पर फसलें, इन सभी को इसी झीलों के अंतर्गत हम लोग लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रेट लेक्स जो हैं 5 झीलें हमारे इस उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो है पाई जाती हैं। 5 झीलें हमारे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाई जाती हैं, और 5 झील केवल और केवल हमारे इस कनाडा महाद्वीप में पाई जाती है, जो है कि एक अस्थायी झील है। यानी कि ये जो 5 झीलें हैं ये अस्थायी झीलें हैं, और ये जो झीलें हैं ये अस्थायी झीलें हैं, और ये हमारे उत्तरी अमेरिका और कनाडा की एकदम सीमा पर है। और उत्तरी अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है वो किससे निर्धारण होती है, तो ये हमारे देश में 49वीं डिग्री समानांतर रेखा है। 49वीं डिग्री समानांतर रेखा से ही इस उत्तरी अमेरिका और कनाडा की जो है सीमा का निर्धारण होता है। ये उत्तरी अमेरिका और
कनाडा की जो सीमा है ये पूरे विश्व की सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण सीमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इन बॉर्डर पे इन सीमाओं पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शांति रहती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं एक ही समुदाय धर्म के लोग हैं, इसलिए आपसी सहमति से ये लोग ये 49 डिग्री समानांतर रेखा को अपनी जो है बॉर्डर लाइन मान लिए हैं। और इन्हीं में आता है हमारी ये कुछ ग्रेट लेक्स आती हैं, इसके बाद हमारा क्या है तो सेंट लॉरेंस नदी है, और इसी से इस कनाडा और अमेरिका की जो है सीमा का निर्धारण होता है। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी जो है प्रमुख झीलें हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुपीरियर, पहला हमारा ये क्या होगा तो सुपीरियर झील, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। एस से क्या हो जाएगा हमारा सुपीरियर झील, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा एच से ये क्या हो जाएगा ह्यूरोन झील। दूसरा हमारा क्या है ह्यूरोन झील, तीसरा हमारा क्या है मिशिगन झील, और ये चौथी हमारी क्या है तो चौथी हमारा क्या है इरी झील, और पांचवी हमारी क्या है ओंटारियो झील। ये जो 5 झीलें हैं, इन्हें 5 झीलों को हम लोग क्या कहते हैं ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। बात आती है इसकी कुछ विशेषता होगी, तो ये जो हमारी सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील को जाना जाता है। अगर बात आए पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील की, तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो कि हम एशिया में पढ़ चुके हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो झील है वो हमारा कैस्पियन सागर है, और पूरे विश्व का भी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो कैस्पियन सागर होगी। अब अगर हम लोग बात करें, ये कैस्पियन सागर है, और ह्यूरोन झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है। इसमें आपसे क्वेश्चन एक बार कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये हमारी कौन सी आप लोग देख रहे होंगे मिशिगन है। और ये चारों झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ये एकदम बॉर्डर लाइन पर स्थित है। इसलिए इन चारों झीलों का जो पानी होता है वो प्रयोग कौन कौन करता है तो कनाडा और अमेरिका संयुक्त रूप से इन चारों झीलों के पानी का यूज करते हैं। लेकिन बच्चों ये जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील का जो पानी है केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, क्योंकि ये जो मिशिगन झील है पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और अगर हम लोग बात करें, ये पांचों जो झीलें हैं, पांचों झीलें एक दूसरे से नहर के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। और जब इस सुपीरियर झील का पानी सुपीरियर झील का पानी ह्यूरोन झील में एक नहर की तरह आता है, फिर इस ह्यूरोन झील का पानी इरी झील में एक नहर के माध्यम से जाता है, और इस इरी झील का पानी ओंटारियो में एक नहर के माध्यम से जाता है। लेकिन इधर जब जाता है बच्चों, तो क्योंकि पानी तो हमारा इधर इस टाइप से फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, और तो इससे ये एक बात पता चलती है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, पूरब का पार्ट है, ये ढालू है, और ये हमारा जो पार्ट है पश्चिम का, ये कुछ ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए ये जो पार्ट है यहाँ पर यानी कि ये जो हमारा इरी झील है और ओंटारियो झील है, ये एक दूसरे ऊंचाई पर कुछ इस प्रकार से स्थित है, कुछ इस प्रकार से स्थित है। और इसीलिए ये जो झील है एक दूसरे से यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये दोनों झीलें एक जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग झरना कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा झरना क्या है तो एक झरना है जिसका नाम क्या है तो इसका नाम है बच्चों नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। और इसी से ही इस जलप्रपात के कारण ही यहाँ पर बिजली का निर्माण होता है या बिजली का उत्पादन होता है। और इन बिजली को जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा संयुक्त रूप से जो है यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो ये हमारा जो मिशिगन झील है और इरी, ओंटारियो, इन सभी झीलों के तट पर कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है बच्चों, ये झील है, इन झीलों के कारण यहाँ पर सर्वाधिक संपन्नता पाई जाती है। संपन्नता का अभिप्राय यह है कि ये जो क्षेत्र है कनाडा और अमेरिका का, इन झीलों के चारों तरफ का वो संपन्न क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है एकदम उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, और इस जलवायु में सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से वन? सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत एवरेज होता है, और यहाँ पर वर्षा भी जो है एवरेज होती है। और इसीलिए यहाँ पर जो है जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहाँ की जो घासें होती हैं बहुत लंबी प्रवृत्ति की घास होती है, और मुलायम प्रकार की घासें होती हैं, जो कि जिसे हम लोग क्या नाम जानते हैं तो प्रेयरी के नाम से जानते हैं। प्रेयरी यहाँ पर यानी कि अर्थात इस वाले भाग में जो है प्रेयरी प्रकार की घास जो है पाई जाती है। और इस जलवायु को यानी कि उपोष्ण प्रकार की जलवायु को हम लोग
प्रेरी प्रकार की जलवायु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रेरी प्रकार की जलवायु के नाम से जानते हैं। और यहाँ के घास के मैदानों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी घास भी पाई जाती है, अच्छी खासी जलवायु है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो खेती होती है वो मुख्यतः गेहूं की खेती और मक्का की खेती संयुक्त रूप से बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। किसकी खेती? गेहूं और मक्का। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यानी कि इन दोनों में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं और मक्के की खेती की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व का लगभग 40% मक्का इस अमेरिका के जो है क्षेत्र में उगाया जाता है। यहाँ के जो गेहूं होते हैं हमारे भारत की अपेक्षा बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं इनके, इसलिए ये कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत संपन्न क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर प्रेरी प्रकार की घास पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जो घास होती है अधिक मुलायम होती है और सदाबहारी प्रकार की होती है, हरदम हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो है चरवाहों की दृष्टि यानी कि जंतु दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत संपन्न माना जाता है। और इसलिए यहाँ पर डेयरी फार्म भी बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े डेयरी उद्योग बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े जो है आपके जो है हर एक प्रकार से जो है ये इसका मतलब यह है कि हर एक प्रकार से संपन्न क्षेत्र है। और इसीलिए इस झीलों के किनारे कुछ प्रमुख जो है शहर भी बसे हैं और उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर प्रकार से समृद्ध यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी अधिकांश मात्रा में होंगे। इसीलिए यहाँ पर पहला जो इधर हमारा एक क्षेत्र बसा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दुलुत शहर बसा हुआ है। किस पर? सुपीरियर झील के किनारे। कभी कभी पूछना जाता है कि दुलुत कौन सी झील के तट पर बसा हुआ है, तो दुलुत सुपीरियर झील के तट पर बसा हुआ है। और इधर ये मिशिगन झील है, मिशिगन झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसे हम लोग गौरी के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो शहर हमारा बसा हुआ है इधर हमारा क्या है? तो तीसरा हमारा कौन सा शहर इस पर बसा हुआ है? तो बच्चों तीसरा हमारा शहर इस पर बसा हुआ है शिकागो। कौन सा शहर है? शिकागो। और चौथा हमारा क्या है बच्चों? तो चौथा हमारा इधर इस पर ये है, यहां पर हमारा क्या है? डेट्रायट। और ये जो डेट्रायट शहर है बच्चों, डेट्रायट किस उद्योग के लिए फेमस है? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो डेट्रायट है, डेट्रायट जो है बच्चों कार यानी कि मोटर कार उद्योग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। पूरे विश्व में जो मोटर कार होती है सबसे ज्यादा इसी डेट्रायट के क्षेत्र में जो है बनाई जाती है, उनका निर्माण किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे बच्चों कि इन झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इस ओंटारियो का जब पानी नियाग्रा जलप्रपात से नीचे गिरता है तो एक नदी यहां से निकलती है जिसे हम लोग सेंट लॉरेंस नदी के नाम से जानते हैं। और सेंट लॉरेंस की नदी निकलकर जाकर गिरती है कहां पर? ये हमारे हमने भी बताया सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, और इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये नदी जाकर गिर जाती है। तो ये हमारी एक नदी क्या हो गई? सेंट लॉरेंस नदी हो गई। अगर हम लोग बात करते हैं कनाडा में, तो कनाडा में 5 प्रकार की जो है अस्थायी झीलें पाई जाती हैं, उनको हम लोग देखते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा ये हमारे आर्कटिक ओशियन के ही पास का क्षेत्र है, और इसीलिए बच्चों यहाँ पर लगभग अधिकांशतः भागों में जो है बर्फबारी रहती है। और इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है झीलों का निर्माण होता है। अस्थायी झीलें होती हैं क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये झीलें पिघलती हैं, और जब किरणें नहीं पड़ती हैं, अधिक ठंड पड़ती है, तो ये झीलें जो है जम जाती हैं, इसलिए हम लोग इसे अस्थायी झील कहते हैं। यहाँ पर 5 प्रमुख झीलें हैं। सबसे पहली झील अगर हम लोग बात करें तो पहला हमारा होगा ग्रेट बियर यानी कि बियर लेक यानी कि ग्रेट बियर लेक। और दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा है ग्रेट स्लेव लेक यानी कि दूसरा हमारा है ग्रेट स्लेव लेक। और तीसरा हमारा क्या है? तो अथावस्का झील। और चौथा हमारा क्या है? रेंडियर लेक यानी कि रेंडियर झील। और चौथा हमारा क्या है? विनीपेग यानी कि पहला हमारा क्या है? ग्रेट बियर लेक, दूसरा हमारा क्या है? तो ग्रेट स्लेव लेक, तीसरा हमारा क्या है? अथावस्का, चौथा हमारा रेंडियर है, और पांचवा हमारा क्या है? तो विनीपेग झील। और ये जो हमारा आप सभी लोगों को बता दें, ये जो हमारी झीलें हैं बच्चों, ये जो हमारी झीलें हैं, इन झीलों से कुछ खनिज का उत्पादन भी किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से खनिज हैं जहां से इनका जो है उत्पादन किया जाता है। इस ग्रेट बियर लेक से क्या निकाला जाता है? रेडियम यानी कि ग्रेट बियर लेक से क्या निकाला जाता है? रेडियम निकाला जाता है। यानी कि इस ग्रेट बियर लेक से रेडियम का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेडियम अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर रेडियम का उत्खनन भी किया जाता है। अगर हम लोग बात करें अगली झील हमारी क्या है?
तो अगली चीज हमारा है ग्रेट स्लेव लेक। ये जो हमारी ग्रेट स्लेव लेक है, इस लेक से हमें क्या उत्पन्न किया था है, तो जस्ता, यहां से यानी कि स्लेव लेक से, यानी कि ग्रेट स्लेव, यहां से जस्ते का उत्पादन किया था। किसका? तो जस्ते का उत्पादन यहां से किया था। अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले हमारे लिए 3 झीलें हैं बच्चों, अथावस्का और रेनडियर और विनिपेग। इन तीनों झीलों से संयुक्त रूप से निकिल और टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। यानी कि हमारी कौन सी है? अथावस्का, और दूसरी हमारी क्या है? रेनडियर, और तीसरी हमारी क्या है? विनिपेग। इन तीनों झीलों से निकिल, यानी कि नियानाई से हम निकिल को प्रदर्शित करते हैं, और डब्ल्यू से टंगस्टन, यानी कि इन तीनों झीलों से निकिल और टंगस्टन का जो है उत्पादन किया था। ये कुछ प्रमुख खनिज हुए और जहां से उत्पादन किया था उसको हमने डिस्कस किया। अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें अगला हमारा क्या होगा? तो बच्चों अगला हम लोग देखेंगे अब पर्वतों के बारे में। हमारे इस अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं और उनकी जो है प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हमने झीलों को देखा, अब इसको हम लोग ग्राफ करते हैं। झीलों को हमने पढ़ लिया, इसको हम ग्राफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्वतों के बारे में बच्चों, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इस कनाडा को लेके बच्चों, क्योंकि ये जो कनाडा है, कनाडा अधिकांशतः तरीके से बर्फ से ढका होता है, और इसीलिए बच्चों यहाँ पर इसके ऊपर का ये जो पार्ट है बच्चों, ये हमारा ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। इधर का जो पार्ट लेकर हम लोग इसको मानते हैं यहाँ पर अधिकांशतः बर्फबारी रहती है, और यहाँ पर जीवों का यानी कि मानवों का यानी ह्यूमंस का रहना जो है अत्यंत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती है, जिसे हम लोग एस्किमो के नाम जानते हैं। कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो एस्किमो जनजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है। और बच्चों, और इन जनजातियों के द्वारा जो घर बनाकर रहा जाता है उन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है और इन जनजातियों के द्वारा इग्लू नामक घर बनाकर रहा जाता है। इग्लू एक प्रकार से जो है बर्फ का बनाया हुआ घर है, यानी कि बर्फ के घर होते हैं, बर्फ के घर होते हैं और इन्हीं बर्फ के घरों में इग्लू, यानी कि बर्फ के घर इग्लू होते हैं, और इन्हीं इग्लू घरों में एस्किमो नाम की जनजाति जो है पाई जाती है, यानी कि अपना घर बनाकर रहते हैं। और ये जो इग्लू नामक जो एस्किमो नामक प्रजाति के जो लोग होते हैं, वो एक हथियार यानी कि वेपन यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग कहते हैं हार्पून। यानी कि ये लोग किसका यूज करते हैं? एक हथियार होता है जिसे वो लोग हार्पून कहते हैं, और उसी हार्पून का जो है यूज ये लोग करते हैं इन क्षेत्रों में। और ये लोग यानी कि एस्किमो के जो लोग होते हैं, ये एस्किमो जनजाति के लोग एक यानी कि क्योंकि ये जो बर्फीले इलाके होते हैं, इस पर चलने के लिए ये लोग एक वोडका का प्रयोग करते हैं। वोडका मतलब एक चलने वाला जो इस प्रकार से कुछ बना होता है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से बना होता है, और यहाँ पर 2 पहिए लगे होते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पर, और इसी पे जो है ये लोग स्केटिंग वाला जो टाइप का होता है, इसी प्रकार का कुछ ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसी पर ये लोग चलते हैं। इसे हम लोग वोडका कहते हैं, और इसे ये लोग नाम क्या देते हैं? तो इसे लोग देते हैं कयाका। यानी कि यहीं पर ये लोग कयाका नामक मतलब यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं। यानी कि इसी कयाका नामक यंत्र से ये लोग यहाँ पर जो है स्केटिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, अपना भ्रमण करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ के पर्वतों की, तो आप लोगों को पता होगा इस उत्तरी अमेरिका में अनेक प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो पर्वत श्रेणियां जो है पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अलास्का, क्योंकि अलास्का में जो है बच्चों एकदम बर्फ से ढका होता है। यहाँ पर जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाफ्रास्ट कहते हैं। इस अलास्का की जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाफ्रास्ट। अब ये जो परमाफ्रास्ट होता क्या है बच्चों? तो ये जो परमाफ्रास्ट होता है, परमाफ्रास्ट उस जगह को कहते हैं जो 12 महीने जो है बर्फ से ढका होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाफ्रास्ट कहते हैं। यानी कि जो स्थान 12 मंथ बर्फ से ढका होता है उसे हम लोग परमाफ्रास्ट कहते हैं। अगर हम लोग बात करें अलास्का की बच्चों, तो अलास्का में 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला हमारा क्या होगा? पहला हमारा होगा अलास्का श्रेणी, और दूसरा हमारा क्या होगा? तो दूसरा हमारा होगा बुक्सा श्रेणी। पहली हमारी क्या होगी? अलास्का श्रेणी, और दूसरी हमारी क्या होगी? बुक्सा श्रेणी। अगर हम लोग बात करें इस अलास्का श्रेणी की, तो अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है बच्चों? तो इस अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। और अगर हम लोग बात करें इस माउंट मैकिनले की, तो बच्चों इस माउंट मैकिनले की जो ऊंचाई है वो लगभग बच्चों 6198, यानी कि इस अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकिनले है।
और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है 6198 मीटर इस माउंट मैकिनले की जो ऊंचाई है। और अगर हम लोग बात करें तो पूरे उत्तर अमेरिका का बच्चों, पूरे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है इसी माउंट मैकिनले को माना जाता है। यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या है पूरे उत्तर अमेरिका की, तो माउंट मैकिनले है जिसकी ऊंचाई 6198 मीटर है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे तो ये हमारी बुक्सा श्रेणी हो गई, ये भी हमारे अलास्का में जो है पाई जाती है, यानी कि उत्तर अमेरिका के अंतर्गत। अगर हम लोग उसी के थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमारा क्या है, ये क्या है, आप लोग देखो ये जो लंबा सा पर्वत है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉकी पर्वत। और ये जो रॉकी पर्वत है पूरे विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, दूसरा सबसे लंबा पर्वत पूरे विश्व का है। और इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर, यानी कि 4800 किलोमीटर लगभग और लगभग इस रॉकी पर्वत की जो लंबाई है 4800 किलोमीटर जो है आंकी गई है। पूरे विश्व का एंडीज के बाद दूसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वत है। और अगर हम लोग बात करें इस रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी की बच्चों, तो इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एल्बर्ट है। क्या है बच्चों, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची जाति सर्वोच्च चोटी है, माउंट एल्बर्ट। अगर हम लोग बात करें अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर इस क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो क्योंकि बच्चों ये जो अलास्का है बच्चों, ये हमारा इस कनाडा वाले क्षेत्र में कुछ आ जाता है, इसलिए उत्तरी अमेरिका में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एल्बर्ट है। क्योंकि यहां से कुछ ये चोटी कुछ यहां पर है बच्चों, यहां पर ये माउंट एल्बर्ट कुछ इस प्रकार से यहां पर स्थित है। और इसलिए अगर पूछे कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एल्बर्ट है। अगर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे या अलास्का की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट मैकिनले है। ये तीन प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो इस अमेरिका महाद्वीप में हम लोग देखेंगे कुछ छोटी छोटी जो है पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। यहाँ हमने कुछ डॉटेड किया है, ये भी हमारी एक पर्वत श्रेणी है, ये भी हमारी पर्वत श्रेणी है, ये हमारी पर्वत श्रेणी है। तो ये 3 से 4 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अभी हमने बताया पहला हमारा बुक्सा श्रेणी है, दूसरा अलास्का श्रेणी है, तीसरी हमारी क्या आ जाएगी, तटीय श्रेणी। तो तीसरी हमारी क्या है, हमारी क्या है, तटीय श्रेणी है, तटीय पर्वतमाला, तटीय पर्वतमाला। और ये हमारा क्या है, दूसरा ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा ये क्या है, तो कैस्केड पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रृंखला बच्चों, कैस्केड पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है बच्चों, कैस्केड पर्वत श्रृंखला है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो उसके नीचे हम लोग देखेंगे हमारा क्या है, सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी। और ये जो सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी है बच्चों, सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी एक भ्रंश पर्वत श्रृंखला है। क्या बच्चों, तो एक भ्रंश पर्वत श्रृंखला क्या है, तो सियरा नेवादा है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की बच्चों, तो अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये इधर हमारा है क्या है, इधर अपलेशियन पर्वत है। और इस अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मिकिल। क्या है बच्चों, माउंट मिकिल है। माउंट मैकिनले और माउंट मिकिल बच्चों दो चीजें हैं। माउंट मैकिनले जो है ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट मिकिल जो है बच्चों, माउंट मिकिल जो है हमारी इस अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख पठार की बच्चों। कुछ प्रमुख पठार हमारे इस महाद्वीप में पाए जाते हैं, कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो डॉटेड लाइन हमने चीने खाते हैं, ये क्या हमारा कोलोराडो का पठार है बच्चों, सॉरी बच्चों क्या है, कोलंबिया का पठार है बच्चों। और कोलंबिया का पठार किस लिए फेमस है बच्चों, तो ये जो कोलंबिया का पठार है वो नदी की सबसे गहरी बेसिन बच्चों, यहाँ पर नदी की सबसे गहरी कैनॉन है बच्चों। क्या है, सबसे गहरी कैनॉन, सबसे गहरी कैनॉन। अब ये जो कैनॉन होता क्या है इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैनॉन की, तो बच्चों जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उस पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों, उस पर्वतीय क्षेत्र का जो कटा हुआ भाग होता है बच्चों, जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र का जो कटा हुआ भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनॉन कहते हैं। और इसी पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ा कैनॉन, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा कैनॉन है इसी कोलंबिया के पठार में जो है पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें अगला नीचे अगर हम लोग आएंगे बच्चों, तो नीचे हम लोग देखेंगे एक और पठार है, कोलोराडो का पठार। ये हमारा देख रहे हैं क्या है, कोलोराडो का पठार बच्चों। क्या है, कोलोराडो का पठार। ये दो पठार हमारे इस अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, पहला कोलंबिया का पठार, दूसरा क्या है, कोलोराडो का पठार। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें दो मरुस्थल भी पाए जाते हैं। पहला मरुस्थल हम लोग देखेंगे तो पहला हमारा होगा ग्रेट बेसिन डेजर्ट। पहला क्या है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, तो दूसरा हमारा क्या है,
ची हुआ हुआ मरुस्थल। क्या है? ची हुआ हुआ मरुस्थल। और इस ग्रेट बेसिन डेजर्ट की एक विशेषता है कि ये उत्तर अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट है। ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है बच्चों। क्या है? उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो ये हमारा क्या है? ग्रेट बेसिन डेजर्ट। जैसे कि यहां देख रहे होंगे आप लोग, हमने लिखा है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, और ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एकदम नीचे आएंगे हम लोग तो ये हमारा क्या है? ची हुआ हुआ मरुस्थल। क्या बच्चों? ची हुआ हुआ मरुस्थल। और ये ची हुआ हुआ मरुस्थल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की और मेक्सिको की सीमा पर स्थित है। क्या? ची हुआ हुआ मरुस्थल। अगर हम लोग बात करें इस कनाडा की राजधानी की बच्चों, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, जो कि कहां पर स्थित है? तो जो कि इरावती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? तो इरावती नदी के किनारे स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और अगर हम लोग बात करें यहां पर बच्चों, यहां पर, तो यहां पर हमारा क्या है? यहां पर हमारा क्या है? न्यूयॉर्क है। और ये जो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है बच्चों। और इसी न्यूयॉर्क में ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बच्चों, विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहीं पर स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? हडसन नदी। और तीसरा हमारा क्या है? ये वाशिंगटन डीसी, यानी कि इस संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। देख रहे हैं ये भी तटीय तट पर बसा हुआ है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोट्रोमैक। किस नदी पे? पोट्रोमैक। वाशिंगटन डीसी पोट्रोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगर आए उसके नीचे बच्चों, उसके नीचे हम लोग देखें तो उसके नीचे एक पॉइंट हम लोग जिसमें हम लोग ट्रायंगल जैसा बनाया है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा जो है बरमूडा ट्रायंगल बनता है। बरमूडा ट्रायंगल किन दो महाद्वीपों, किन देशों से मिलकर बनता है? तो आप लोग देख लें, यहाँ पर हमारा क्या? फ्लोरिडा देश है। फ्लोरिडा ऊपर हमारा बहमास है, इधर हमारा क्या है? प्यूर्टोरिका द्वीप, प्यूर्टोरिका देश है। और ये प्यूर्टोरिका, बहमास और फ्लोरिडा से मिलकर ही बरमूडा ट्रिगोड का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी अगर जहाज इसके ऊपर से होकर गुजरता है तो यहाँ पर इतना ज्यादा विद्युत चुंबकीय आकर्षण है कि उससे जो है ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जहाजों को। इसलिए जो बच्चों यहाँ पर जहाज नहीं ले जाने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों तो ये रहा हमारे उत्तर अमेरिका से कुछ प्रमुख जो तथ्य हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।